वेलकम माय फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त अनुपम। प्राइड एडिफिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। हम लोग हर वीडियो के सेशन पे काम कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय संविधान का हो, चाहे वो भारतीय अर्थव्यवस्था की हो, और जो भी कमिंग वैकेंसी आ रही है उन पे काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम इस पे काम कर रही है। हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग नए फीचर के साथ आपको नई नई टेक्नोलॉजी से अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। स्टार्ट करते क्लास को। प्राइड एडिफिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए एक नई सीरीज की शुरुआत करते हैं। सभी लोग आने वाली यूपीएसआई और जो भी एएसआई की वैकेंसी आई हैं और लॉ से रिलेटेड जो वैकेंसी हैं उनके लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने बार बार कहा कि सर लॉ का पोर्शन कुछ बनाइए और लॉ के पोर्शन पे काम करना शुरू कीजिए। तो भारतीय दंड संहिता 1860, आज हम लोग आईपीसी के बारे में पढ़ेंगे, आईपीसी की जानकारी करेंगे और इसके बेसिक नॉलेज को पढ़ेंगे। तो शुरू करते सबसे पहले आईपीसी। देखिए आईपीसी को इंडियन पेनल कोड कहा जाता है, इंडियन पेनल कोड। अब हम आपको बता दें, देखिए आईपीसी जो है इंडियन पेनल कोड है, ठीक, ये 1860 है। और ये 1860 जो है इंडियन पेनल कोड कब बना, तो देखिए ये दंड संहिता का जो प्रारूप है प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले किसके द्वारा किया गया। कई बार क्वेश्चन, देखिए जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर समझते हैं, क्योंकि जो हमारी क्वेश्चन होती है एग्जाम की परीक्षा उसमें जरूर पूछते हैं। तो कई बार कहते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने ही आईपीसी को गवर्न किया और आईपीसी के बारे में कहा। तो 1860 में आईपीसी ने इसमें बताया गया लॉर्ड मैकाले के द्वारा। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि आईपीसी का जो विस्तृत हो गया और इसको स्वीकृति कब मिली। देखिए ये एक सामान्य दंड संहिता का प्रावधान करता है। जब आईपीसी बनी थी तो भारत में सभी जगह लागू होती थी। लिखा है कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवा संपूर्ण भारत में आईपीसी लागू होती है। आईपीसी 1860 में भारतीय दंड संहिता का एक व्यापक कानून है जो भारत में आपराधिक कानूनों के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है या अपराधों को बताता है, और उसमें प्रत्येक अपराध के लिए सजा और जुर्माना। आईपीसी क्या बताती है कि सजा और जुर्माना, ये हमारा आईपीसी का स्ट्रक्चर है। परीक्षा में क्वेश्चन क्या क्या आएगा, आईपीसी को किसने, लॉर्ड मैकाले जो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे और उनके द्वारा किया गया, ठीक। स्वीकृति कब दी गई, आईपीसी को जो स्वीकृति दी गई थी वो 7 अक्टूबर 1860 को दी गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारतीय दंड संहिता कब लागू की गई। एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि भारतीय दंड संहिता कब लागू की गई। तो देखिए 1 जनवरी, याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछा गया है, 1 जनवरी 1862 को, ठीक। कहने का मतलब है लागू की गई थी 1862 को और बनी 1860 में थी। अब देखिए हम लोग आईपीसी में जो धाराएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और धाराओं में क्या क्या चीज़ें बताई गई और किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया। देखिए एक बात और हम आपको बता दें, क्योंकि आईपीसी हम लोग पढ़ रहे हैं तो आईपीसी की बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए आईपीसी में भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान धारा 2 में दिया गया है। भारत के भीतर, अगर कोई भारत के बाहर अपराध करता है तो वहाँ के दंड का, क्योंकि ये इंडियन पेनल कोड है और किस में दिया गया है, धारा 2 में दिया गया है, जो भारत के भीतर अपराध हैं। भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों में निम्न नियम पे लागू नहीं होती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे भारतीय दंड संहिता नहीं लागू होती है। वो कौन कौन है, कई बार पूछा जाता है। और वो देखिए राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रधानमंत्री, इन पर लागू नहीं होती है। विदेशी सम्राट अगर होता है आईपीसी गवर्न नहीं करती। राजदूत एवं राजनयिक अभिकर्ता, विदेशी शत्रु होता है उस पर आईपीसी नहीं होती है, फॉरेन लॉ लागू होता है। विदेशी सेना, फॉरेन आर्मी, और युद्ध के अपराध में जो हमारे होते हैं उन पे आईपीसी नहीं लागू होती। ये तो बताया गया है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर। अगर बात करता है कि कोई अपराध ऐसा होता है जो भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर है तो उसके लिए आईपीसी में दंड का प्रावधान है। किस प्रकार है, वो धारा 4 में दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या, भारत से भीतर किसी स्थान पे भारत के नागरिक के द्वारा अपराध किया जाए तो अपराध के लिए है, ठीक। या भारत में रजिस्ट्रीकृत हो, जैसे कोई पोत हो या विमान हो, ठीक है, और किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को तो धारा 4 में लागू होती। अब हम लोग आईपीसी की धाराएं पढ़ेंगे और इनके बारे में एक एक करके जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए
धारा 1 में क्या कहता है? संहिता का नाम और उसके परिवर्तन का विस्तार। ठीक, हमारी आईपीसी का संहिता का नाम और विस्तार देखिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सारी धाराओं को तो हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो आईपीसी में है कई बार आपसे पूछा जाता है कि आईपीसी में एक तो यही क्वेश्चन आ जाता है। हम शुरुआत करने से पहले ही आपको बता देते कि कितनी, देखिए 511 धारा हैं। कितनी है? 511 धारा हैं। और अध्याय कितने हैं? 23 अध्याय हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता। तो ना ही हम 511 धाराएं तैयार कर सकते हैं और ना ही सभी अध्याय, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ों को जरूर तैयार कर लेंगे। धारा 2 में क्या कहता है? भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। अगर मैंने अभी बताया कि धारा 2 में भारत के भीतर जो भी कोई अपराध करेगा तो दंड का प्रावधान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। धारा 3 में क्या कहता है? भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराध। भारत से परे हों, बाहर हों, लेकिन विधि के अनुसार जो हो, वो धारा 3 में कहता है। धारा 4 अभी हमने आपको शुरू में बताया, राज्य क्षेत्रीय, ठीक, और अपर क्षेत्रीय अपराधों की संहिता का विस्तार है। हमने बताया जो भारत में, जैसे मैंने बताया, रजिस्ट्रीकृत कोई हो या भारत का कोई नागरिक विदेश में कोई अपराध करता है और फिर भारतीय विधि वहां पे लागू होगी और उसको भारत में लाके उसका पूरा ट्रायल चलाया जाएगा। धारा 5, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव नहीं डाला जा सकता। कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जो उन पे नहीं डाला सकता। देखिए हमारा अध्याय 1 जो शुरू होता है वो 1 से लेकर 5 तक चलता है, तो हमारा अध्याय 1 यहाँ से समाप्त हो जाता है। हम लोग अध्याय 2 में चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले धारा 6 शुरू होती है, संहिता में किसी परिभाषा के अपवादों के अधीन समझना। ठीक, तो ये है। तो देखिए जो विशेष धारा है उन पर ज़्यादा जोर मत डालिए, केवल एग्जाम के लिए तैयार करना है। हमारा ऐसे हो कि हमें हर क्वेश्चन का आंसर भी आ जाए और हमें उसके बारे में भी समझ में आ जाए। धारा 7, एक बार स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण वाक्य के भाव के बारे में बताया गया। कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन धारा 8 बहुत महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ पे लिंग को परिभाषित किया गया है। अब लिंग का मतलब है यहाँ पे ही और सी दोनों एक ही लिंग है। आईपीसी में कोई मेल और फीमेल को स्पेशल नहीं है, मतलब लिंग है और लिंग विशेष के द्वारा जो अपराध किया जाता है उसको दंड के लिए प्रावधान है। धारा 9 में देखिए वचन के बारे में बताया गया है। तो इसमें हम धारा 9 में ये बताते हैं वचन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे वचन को कैसे परिभाषित किया गया है। मैंने जैसे आपको बताया था धारा 8 में लिंग को परिभाषित किया गया है। तो वचन में कहा गया कि संदर्भ में जो भी प्रतीत होने वाले हों। ठीक है, अब उसमें क्या है कि एक वचन, बहुवचन और तुम्हारे आता है, तो ये आईपीसी में गवर्न करता है। तो वचन को धारा 9 में परिभाषित करता। देखिए धारा 10 में मेल और फीमेल को, वहाँ पे लिंग को परिभाषित किया गया था। अब यहाँ पे क्या है, मेल और फीमेल को। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि देखिए पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव का नर हो, ठीक, स्त्री शब्द किसी भी आयु की मर। तो यहाँ पे मेल और फीमेल के बारे के साथ साथ स्त्री और पुरुष को परिभाषित किया गया। ठीक, बात करते हैं धारा 11। तो धारा 11 में क्या किया गया है, व्यक्ति को। ठीक है, अब यहाँ पे व्यक्ति पर्सन नहीं है, व्यक्ति यहाँ पे क्या होगा, रिवॉन। अब यहाँ पे कैसे बताया गया कि कोई कंपनी हो सकता है, कोई निकाय भी हो सकता है जो व्यक्ति के रूप में कार्य करता है। आपने हमेशा देखा होगा जब हम केस करते हैं तो केस बनाम होता है, कंपनी बनाम होता है, सरकार बनाम पब्लिक होता है, तो व्यक्ति होना आवश्यक है। जनता या जन सामान्य, ठीक है, तो धारा 12 में बताया गया है। ठीक, इतना है नहीं। अब देखिए धारा तो 13 है, 13 में क्या बात कहा गया, देखो क्वीन की परिभाषा दी गई थी। अब क्वीन हमारे यहाँ से डिलीट हो गया है, तो इसको पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, पहले हमारे यहाँ क्वीन होता था। धारा 14 में सरकार का सेवक, सरकार का सेवक इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, गवर्नमेंट ऑफिसर, तो धारा 14 में बताता है। धारा 15 क्या कहता है, ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा। तो देखिए जब हम ब्रिटिश साम्राज्य में थे तो ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा होती थी, अब ये धारा डिलीट हो गई है, इसलिए बता रहे कि जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ये धारा यूज नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा, देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 था, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो देखिए हमारी जो 13 है, 15 है और 16 ये डिलीट हो चुकी हैं। ठीक, धारा 17 इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार को बताया गया है और हमारे यहाँ सरकार को बताया गया। सरकार में क्या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार को शामिल किया जाता है।
धारा 18 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत या इंडिया को परिभाषित करता है, तो धारा 18 में इसके बारे में बताया गया। ठीक। 19, देखिए धारा 19 में न्यायाधीश को परिभाषित करता है, तो यहाँ पे कौन हो गया, न्यायाधीश। तो न्यायाधीश हमारे यहाँ किस में परिभाषित किया गया है, धारा 19 में परिभाषित किया गया। धारा 20 न्यायालय को बताता है कि हमारा कोर्ट क्या है, न्यायालय है, तो धारा 20 में है। धारा 21 में लोक सेवक जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में बताया गया है, तो धारा आपका 21 भी महत्वपूर्ण है। देखिए धारा 22 काफ़ी महत्वपूर्ण है, चल संपत्ति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए मूर्ति संपत्ति आती है, भूमि वो चीज़ें जो भूमि से जुड़ी हुई होती हैं या उनसे क्या होती हैं, स्थिर हैं, तो वो हमारी चल संपत्ति में आती है। धारा 30 सदोष अभिलाष और हानि, देखिए सदोष अभिलाष और हानि जो है वो इसमें बताया गया है। अब बात करता है धारा 24 बेईमानी करना, तो देखिए बेईमानी जो है फ्रिक्वेंटली है, एक व्यक्ति किसी को सदोष अभिलाष कारित करता है और उससे उसको नुकसान पहुंचता है, तो ये बताया गया। कपट पूर्वक धारा 25 में बताया गया। तो कपट पूर्वक कई बार लोग क्या करते हैं, कपट पूर्वक कार्य करते हैं और किसी को इसका नुकसान उठाना पड़ता है, तो ये तुम्हारा धारा 25 में है। तो देखिए यही सब पेपर में पूछे जाते हैं किस धारा में क्या दिया गया है। धारा 26 विश्वास करने का कारण, अब क्या हो कि विश्वास करने का कारण हो, हमारे कोर्ट में जब एविडेंस होते तो विश्वास करने का कारण ही तो दे। धारा 27 देखिए पत्नी लिपिक और सेवक के कब्जे की जो संपत्ति होती है वो उसको प्रॉपर्टी राइट में रखते हैं, तो पत्नी होती है जो अपने पति की संपत्ति की मालिक होती है, लिपिक क्या होता है जो ऑफिस होता है उसका मालिक, और जो नौकर होता है मान लीजिए हाउस का सर्वेंट है तो वो हाउस का मालिक, मतलब उसके कब्जे में पोजीशन में ये प्रॉपर्टी है। धारा 28 कूटीकरण, देखिए कूटीकरण के बारे में धारा 28 बताया गया है, इसको हम लोग काउंटर फेल भी कहते हैं। ठीक। धारा 29 में डॉक्यूमेंट बताया गया है। अब डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से परिभाषित कर गया कि क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट मानी जाती हैं। ठीक, इसको एविडेंस में भी बताते हैं। धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूतियाँ, कौन हमारी मूल्यवान प्रतिभूतियाँ होती हैं, वो हमारी धारा 30 में बताता। देखिए हम इनको ज़्यादा लॉ का एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको यूपीएसआई और एएसआई का एग्ज़ाम देना, उसमें सिर्फ ये पूछेगा किस धारा में क्या चीज़ें हैं, बस उसके बारे में इतना जानकारी। देखिए और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे सेगमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो इसलिए कि आपको अच्छा तैयार हो जाए। आई होप चैनल अच्छा लगेगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगले चैनल में। थैंक यू फॉर